Good afternoon, everyone. Welcome to Vidya Mandir classes. This is Chanchal, and now we are going to discuss live quiz 6 solution. Start with question number 1. In the question number 1, for the first order reaction A to B is a first order reaction with a rate constant K. The degree of dissociation is equals to, for this reaction we have to tell the value of alpha. Alpha is our degree of dissociation. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. जो अपना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है दैट इज वो क्या होता है कि कितने मोल आपके किसी भी टाइम पे डिसोसिएट हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल मोल. लेट्स से t इज इक्वल टू 0 पे आपका जो इनिशियल मोल थे a के वो a थे. ठीक है, और किसी टाइम t पे a में से लेट्स से x मोल डिसोसिएट हो गए और b के कितने मोल्स बनेंगे देन x बनेंगे. ठीक है, जो अपना अल्फा था वो क्या था. अल्फा इज अवर डिसोसिएटेड मोल्स डिवाइड बाय इनिशियल मोल्स राइट. डिसोसिएट कितने हुए हैं x एंड इनिशियल कितने थे a. तो अल्फा आपका क्या आ गया x बाई a. यहां से अगर हम x की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो क्या आ जाएगी a अल्फा. ठीक है, इक्वेशन में डाल देते हैं. a था 0 थे इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पे. किसी टाइम t पे a में से a अल्फा डिसोसिएट हुए. x के प्लेस पे मैंने क्या पुट किया a अल्फा एंड b के कितने बने a अल्फा. ओके, अब देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्वेश्चन में गिवन है. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन क्या होती है. रेट कांस्टेंट विल बी इक्वल टू 1 बाई टी ln ऑफ इनिशियल मोल्स डिवाइड बाई मोल्स एट टाइम टी. रिएक्टेंट के टर्म में अगर हम बात करें तो रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी. इधर हम कॉन्सेंट्रेशन को मोल्स की टर्म में ले रहे हैं. ओके, K विल बी इक्वल टू 1 बाई टी ln ऑफ ए नॉट इनिशियली कितने मोल्स थे अपने ए टी कितना है ए नॉट माइनस में ए अल्फा. एक बाहर आ जाएगा 1 माइनस में अल्फा. ओके, ए से ए कैंसिल आउट होगा तो हमें क्या मिलेगा 1 बाई टी ln ऑफ 1 डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा. ओके, टी को इधर ले जाएंगे के टी विल बी इक्वल टू ln 1 बाई 1 माइनस अल्फा. ln को अगर हम उल्टा करेंगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा. इसको हम और क्या लिख सकते हैं माइनस ऑफ ln 1 माइनस अल्फा. ठीक है, ln को अगर आप इधर लाओगे तो किस में जाएगा e रेज टू पावर में. तो वी कैन राइट 1 माइनस अल्फा विल बी इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस इधर आएगा माइनस ऑफ के टी. ओके, यहां से अल्फा निकालना है तो अल्फा को एक साइड ले जाओ. तो अल्फा विल बी इक्वल टू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस ऑफ के टी. तो ये क्या आ गया आपका करेक्ट आंसर. अल्फा की वैल्यू आ गई. अल्फा की वैल्यू हमें पूछे थे तो अल्फा कितना आ गया 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस के टी. तो ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाएगा. In this question, in the conversion of compound X into compound Z, it was found that the reaction proceeded with the formation of compound Y that could be isolated. क्या बोला गया है कंपाउंड Z X से कंपाउंड Z बनता है और ये रिएक्शन जाती है वाया फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड Y. ठीक है, अब जो y के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी है कि y को हम आइसोलेट कर सकते हैं. y कैन बी आइसोलेटेड. दैट मीन्स जो आपका y है वो इंटरमीडिएट है ना कि एक ट्रांजिशन स्टेट. इंटरमीडिएट को आप आइसोलेट कर सकते हो. ओके, ठीक है, तो बेसिकली इन स्टेटमेंट का क्या मतलब है x से z का फॉर्मेशन एक 2 स्टेप प्रोसेस है. फर्स्ट स्टेप में क्या होता है x से y बनता है एंड सेकंड स्टेप में y से z बनता है. और दोनों स्टेप के एनर्जी का डेटा हमें गिवन है. क्या गिवन है जब x से आपका y बन रहा है तो ये रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक है. डेल्टा H इस रिएक्शन का पॉजिटिव है राइट. एंड फॉर द स्टेप 2 y से जब आपका z बनेगा तो ये वाला जो स्टेप है ये आपका एक्सोथर्मिक है
दैट मीन्स कि जो एंथैल्पी चेंज है वो नेगेटिव होगा। ओके, दोनों स्टेप का एनर्जी डेटा हमने देख लिया। उसके बाद हमें बताना है कि इस डेटा के रिस्पेक्ट में कौन सा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फिट होता है। देखो, सबसे पहली चीज हमने क्या देखी कि रिएक्शन हमारी टू स्टेप है, टू स्टेप प्रोसेस है। अब देखो फर्स्ट वाले डायग्राम को देखते हैं। इसमें क्या है, x से पहले y बना, फिर y से z बना, ये क्या है, टू स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, बी में आते हैं। इसमें क्या, देखो ये सिंगल स्टेप फॉर्मेशन है, x ने ट्रांजिशन स्टेट बनाई, y वो किस में चेंज हुई, z। एक ही स्टेप में x से z का फॉर्मेशन हो गया, तो ये तो करेक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि अपनी रिएक्शन हमें गिवन है टू स्टेप प्रोसेस है। सिमिलरली इन द ऑप्शन सी, उसमें भी क्या गिवन है, x ने z बनाया सिंगल स्टेप में, एक कंसर्टेड स्टेप था, y जिसकी ट्रांजिशन स्टेट थी, तो ये भी क्या है, अपना ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ये भी हमने एलिमिनेट कर दिया। ऑप्शन डी में क्या है, टू स्टेप है, x ने पहले y बनाया, y ने फिर z बनाया, तो हमें a और d के बीच सिलेक्ट करने हैं। सबसे पहले a की बात करते हैं। यहां से तो हमने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। अब आते हैं एनर्जी के डेटा पे। एनर्जी का डेटा क्या कह रहा है, जो आपका पहला स्टेप है उसकी जो एनर्जी चेंज है वो पॉजिटिव है, दैट मीन्स वो एंडोथर्मिक है। डेल्टा एच क्या होता है, आपका जो एंथैल्पी चेंज होता है वो क्या होता है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस में एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अगर हम स्टेप 1 की बात करें, स्टेप 1 x टेंड्स टू y, इसका जो एंथैल्पी चेंज है वो क्या है, पॉजिटिव है, दैट मीन्स एनर्जी ऑफ y शुड बी ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ z x, सॉरी x। देखो अगर हम पहले स्टेप की बात करें x से z, इसमें प्रोडक्ट क्या है आपका y, तो एनर्जी ऑफ y अगर ज्यादा होगी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट दैट इज योर x, तो क्या होगा, ये जो डेल्टा h है EP माइनस ER, ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। पहले एनर्जी, फर्स्ट एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को देखते हैं। फर्स्ट स्टेप है ये आपका x से y, यहाँ हमें बात करनी है। प्रोडक्ट है आपका y, तो प्रोडक्ट की एनर्जी कहीं यहाँ पे होगी, ये आपकी प्रोडक्ट की एनर्जी है, और रिएक्टेंट की एनर्जी ये होगी। तो देखो हमें दिख रहा है कि y की एनर्जी ज्यादा है देन एनर्जी ऑफ x, तो EX माइनस EY क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर हम पहले ही स्टेप की बात कर रहे हैं, EY ग्रेटर देन है EX, तो हम कह सकते हैं इसके बाद कि EY माइनस EX का जो डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव आएगा, दैट मीन दिस स्टेप इज योर एंडोथर्मिक स्टेप। ओके, तो ये तो फिट हो गया। नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेप भी आपका क्या है, y से z का फॉर्मेशन। अब हम यहां से चल रहे हैं और z बना रहे हैं, ये वाला। अगर मैं y से z के फॉर्मेशन की बात करें तो हम क्लियरली कह सकते हैं इस स्टेप के लिए जो आपका रिएक्टेंट है वो आपका y है, और जो आपका प्रोडक्ट है वो आपका z है। तो अगर हम एंथैल्पी चेंज की बात करें तो वो क्या होगा, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट दैट इज योर z माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट दैट इज योर y। सेकंड स्टेप का एंथैल्पी डेटा क्या है कि डेल्टा एच है वो नेगेटिव है, ये क्या है आपका एक्सोथर्मिक स्टेप है, ये वैल्यू है नेगेटिव। ये वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, जब आपका EY ग्रेटर देन होगा EZ, एनर्जी ऑफ y ग्रेटर देन होगी एनर्जी ऑफ z। या फिर हम सिंपली कह सकते हैं प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी देन रिएक्टेंट की एनर्जी। देखो ये है अपनी एनर्जी ऑफ y, हम पहले देख चुके हैं। एनर्जी ऑफ z कहीं यहाँ है, दिस इज योर एनर्जी ऑफ z। हमें दिख रहा है कि रिएक्टेंट जो आपका प्रोडक्ट है z, उसकी एनर्जी कम है देन रिएक्टेंट, EZ इज लेस देन, EZ इज योर लेस देन EY, दैट मीन्स जो आपका डेल्टा H है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हमारा जो पहला डायग्राम है वो तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, टू स्टेप प्रोसेस। सेकंड कंडीशन, फर्स्ट स्टेप का एनर्जी डेटा पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव था। थर्ड कंडीशन क्या थी, सेकंड स्टेप का जो एंथैल्पी चेंज है वो नेगेटिव होना चाहिए, वो नेगेटिव था। तो तीनों कंडीशन फुलफिल होगी, तो ये तो आपका करेक्ट हो गया ऑप्शन ए। अब देखते हैं वाई नॉट डी, डी क्यों नहीं है। डी में देखो अगर हम पहले स्टेप की एनर्जी का चेंज देखें, ये है आपकी रिएक्टेंट की एनर्जी, ये है आपकी प्रोडक्ट की एनर्जी। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, EY लेस देन है EX से, तो इसका मतलब क्या है, EY माइनस EX था आपका डेल्टा H। अगर EY लेस देन EX है तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा।
और होना क्या चाहिए था, पॉजिटिव होना चाहिए था, तो ये तो यहीं पे गलत हो गया। अगले स्टेप में भी देखो, Y टू Z फॉर्मेशन, Z की एनर्जी ज्यादा है, ये रहा आपका Z की एनर्जी ज्यादा है देन Y, प्रोडक्ट की एनर्जी इज मोर देन रिएक्टेंट की एनर्जी, तो ये क्या है, पॉजिटिव है, होना चाहिए था नेगेटिव। तो ये क्या है, एनर्जी डेटा के रिस्पेक्ट में कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो इस वजह से डी नहीं हो सकता। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए। मूविंग टू नेक्स्ट, द थर्ड, कंसीडर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन X tends to Y with an activation energy EB and EF for the backward and the forward reaction respectively. Okay, और आपको क्या पूछा है, रिलेशन पूछा है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड एंड द फॉरवर्ड रिएक्शन। तो देखो, अगर हम बात करें X से Y रिएक्शन है, और इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज है वो क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो पॉजिटिव है। डेल्टा एच हम अभी देख के आए क्या होता है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस में एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। इसको पॉजिटिव होने के लिए क्या जरूरी है कि प्रोडक्ट की एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन रिएक्टेंट की एनर्जी, ठीक है। तो इस रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, अब हम डायग्राम बनाएंगे। ये हमारा है एनर्जी, और हम इस एक्सिस पे दिखा रहे हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन को एंडोथर्मिक होने के लिए क्या जरूरी है कि प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा हो एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है अपना Y, तो लेट्स से दिस इज द एनर्जी ऑफ Y एंड लेट दिस इज द एनर्जी ऑफ X। तो ये होगी मेरा डायग्राम, रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम। और ये क्या है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि Y की एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू X, तो EP माइनस ER क्या आएगा आपका, पॉजिटिव, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, EB और EF के बीच में रिलेशन बताना है। तो इस डायग्राम के हिसाब से पहले देखते हैं कि EF और EB है क्या। EF क्या है आपका, एक्टिवेशन एनर्जी है, EF इज योर एक्टिवेशन एनर्जी, कौन से स्टेप की, फॉरवर्ड स्टेप की, फॉरवर्ड रिएक्शन। देखो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, X से Y का फॉर्मेशन, और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, डिफरेंस होगा रिएक्टेंट की एनर्जी एंड ई थ्रेशोल्ड के बीच में। ई थ्रेशोल्ड क्या है अपना, ये रहा, दिस इज योर ई थ्रेशोल्ड। रिएक्टेंट की एनर्जी और ई थ्रेशोल्ड के बीच में ये गैप है, तो ये गैप अपना क्या है, दिस इज अवर ई फॉरवर्ड, ओके। अगर हम बात करें ई ऑफ बैकवर्ड की, तो वो क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी होगी बैकवर्ड रिएक्शन की। बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा, Y से X का फॉर्मेशन, तो यहाँ पे आपका रिएक्टेंट क्या होगा, Y होगा, और प्रोडक्ट क्या होगा, X होगा। तो बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन क्या होगी, एनर्जी ऑफ Y एंड ई थ्रेशोल्ड के बीच का गैप, ट्रांजिशन स्टेट के बीच का गैप, ये क्या होगा इस केस में अपना ई बैकवर्ड, ओके, ठीक है। अब देखो, अब वैसे तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि ई फॉरवर्ड ग्रेटर देन ई बैकवर्ड है, और देख लेते हैं, ये है अपना रिएक्टेंट की एनर्जी, सॉरी प्रोडक्ट की एनर्जी, ये रिएक्टेंट की एनर्जी, तो ये डिफरेंस अपना होगा डेल्टा एच। हम देख सकते हैं कि जो ई फॉरवर्ड है वो किन दो चीजों का सम है, ई बैकवर्ड प्लस में डेल्टा एच प्लस में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो हम इस डायग्राम से देख सकते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो फॉरवर्ड स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगी बैकवर्ड स्टेप से, और कितनी बड़ी होगी, दैट विल बी इक्वल टू एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि फॉरवर्ड स्टेप की जो एक्टिवेशन एनर्जी है विल बी ग्रेटर देन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, रेट ऑफ रिएक्शन एट द डिफरेंट टाइम इज फाउंड टू बी एज फॉलो। तो आपको एक डेटा दे रखा है, डिफरेंट टाइम पे, लेट से 0 केल्विन पे या फिर सेल्सियस पे रेट है आपका 2.8 इंटू 10⁻⁻²। जब आपका टाइम 10 था मिनट में तब रेट दिस मच, 20 किया तो ये हो गया, 30 किया तो ये हो गया। आपको इस डेटा के अकॉर्डिंग में ऑर्डर बताना है। तो देखो आपको दिख रहा होगा
टाइम के बढ़ने का क्या मतलब है, रिएक्शन की प्रोग्रेस बढ़ रही है, और ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन होता क्या है, टाइम इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स रिएक्शन की प्रोग्रेस इंक्रीज हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है। ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन आपका होता क्या है, जो कॉन्सेंट्रेशन होती है रिएक्टेंट स्पीसीज की वो डिक्रीज होती है। लेट्स से इनिशियली आपके रिएक्टेंट के ए मोल प्रेजेंट थे, तो ए में से कुछ डिसोसिएट हो जाएंगे 10 मिनट पे, फिर कुछ और डिसोसिएट हो जाएंगे 20 तक, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। बट आप देखो जो रेट है ना वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, 2.8 इंटू 10⁻⁻², 2.78, 2.81, 2.79, ये क्या है, रेट ना ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। इसका क्या मतलब है, जो आपका रेट है, रेट वो इंडिपेंडेंट है किस पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, इंडिपेंडेंट हो गया किस पे, कॉन्सेंट्रेशन पे ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के साथ रेट चेंज ही नहीं हो रहा है। और ये रिलेशन कौन से ऑर्डर में होता है, जीरो ऑर्डर के लिए। हम जीरो ऑर्डर के लिए क्या लिखते हैं कि जो रेट है दैट विल बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 0। इसका क्या मतलब है, रेट आपका रेट कांस्टेंट के बराबर है, रेट डिपेंड ही नहीं कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज। तो इस डेटा से हमने ये चीज कंक्लूड की, और ये होता है अपना जीरो ऑर्डर में। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए। Okay, in the question number 5, in a first order reaction, concentration of reactant decreased from 0.8 to 0.4 in 15 minutes. ठीक है, हमारा 0.8 m से जा रहा है 0.4 में, मोलैरिटी की टर्म में। इस ड्यूरेशन में आपको कितना टाइम लग रहा है, टी आ रहा है आपका 15 मिनट। ठीक है, आपको पूछा क्या है, टाइम टेकन फॉर द कॉन्सेंट्रेशन टू चेंज फ्रॉम 0.1 टू 0.25 m इज। ओके, देखो सबसे पहली चीज दिया क्या है, देखो ये 0.8 से 0.4 हो रहा है, दैट मीन्स ये जो रिएक्शन है ये ऑलमोस्ट हाफ हो गई है, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट हाफ हो गई है। तो जो t इज इक्वल टू 15 मिनट है, ये क्या है, हाफ लाइफ है। t हाफ क्या है आपका, 15 मिनट है। ठीक है, और आपको पूछा क्या है, कितना टाइम लगेगा कॉन्सेंट्रेशन को 0.1 से 0.25 जाने में। 0.1 से 0.25 जाने का क्या मतलब है, पहले होगा 0. कितना 0.5, फिर यहां से यहां, ये हो गया एक हाफ लाइफ, टी हाफ 1, ये होगी दूसरी हाफ लाइफ, टी हाफ 2। दैट मीन्स ये दो हाफ लाइफ के बराबर है। ये जो कॉन्सेंट्रेशन चेंज है दैट विल कॉरेस्पॉन्ड टू 2 हाफ लाइफ। रिएक्शन का ऑर्डर आपको ऑलरेडी गिवन है, फर्स्ट ऑर्डर है, और आपको इस प्रोग्रेस के लिए टाइम बताना है। तो देखो हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी हाफ है वो इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के। इसका क्या मतलब है, कॉन्सेंट्रेशन 0.8 से 0.4 जाए तब भी 15 मिनट लगेगी, 0.1 से 0.05 जाए दैट मीन्स यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हाफ हो रही है। तो ये जो टी हाफ है ये भी 15 मिनट होगा। अगेन अगर 0.05 से 0.025 जाएगी तो इसमें भी कितना टाइम लगेगा, अगेन 15 मिनट। यही तो आपके क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर की कंडीशन होती है, स्पेशलिटी होती है फर्स्ट ऑर्डर की। जो टी हाफ है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट किसके, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वटेवर जो भी हो, हाफ होने में आपको 15 मिनट लगेंगे। तो देखो 0.1 से 0.25 जाने में 2 हाफ लाइफ का टाइम लग रहा है, 1 हाफ लाइफ का कितना टाइम है, 15 मिनट, तो 2 हाफ लाइफ के कॉरेस्पॉन्ड कितना हो जाएगा, 30 मिनट। तो टाइम टेकन विल बी इक्वल टू 30 मिनट। मूविंग टू नेक्स्ट। Question number 6. For a reaction system, 2NO gas plus में O2 gas will gives 2NO2. Okay, रिएक्शन लिख लेते हैं पहले। 2NO gaseous form में will react with O2
एंड प्रोडक्ट की फॉर्म में हमें क्या मिल रहा है, NO2। ओके, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, वॉल्यूम इज सडनली रिड्यूस टू हाफ ऑफ वैल्यू बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। ये देखो गैसेस सिस्टम था, गैस में अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगी, तो आपने प्रेशर इंक्रीज करके क्या किया है, वॉल्यूम को हाफ कर दिया है। इफ द रिएक्शन इज अ फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू O2, देखो रिएक्शन क्या है, जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू O2 कितना गिवन है, फर्स्ट। ओके, एंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO, NO के रिस्पेक्ट में गिवन है 2, सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO। आपको क्या बताना है, रेट ऑफ रिएक्शन बतानी है। देखो सबसे पहले हम यहाँ से बनाएंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन। जो रेट होगा वो किसके बराबर होगा, रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ NO का स्क्वायर, कंसंट्रेशन ऑफ O2, क्योंकि जो रिएक्शन है वो NO के रिस्पेक्ट में है सेकेंड ऑर्डर, एंड O2 के रिस्पेक्ट में है फर्स्ट ऑर्डर। इतना क्लियर हुआ। अब देखो अब हमने क्या किया, वॉल्यूम को हाफ किया है और हमने रेट को लिखा है कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में। हमें पता है जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो होती है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम। कॉन्सेंट्रेशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू वॉल्यूम। अगर आपने वॉल्यूम को डिक्रीज किया है तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। दैट मीन्स वॉल्यूम क्या हुई है, वॉल्यूम को हमने किया है, वॉल्यूम इज हाफ, वॉल्यूम को हाफ कर दिया है। इसका क्या मतलब है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स, डबल हो जाएगी। ओके, ये तो हमने लिख दिया इनिशियल रेट। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को हाफ कर दिया है, वो V डैश क्या हो गई है, इनिशियल वॉल्यूम के हाफ हो गया। जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या हो जाएगी, C डैश इनिशियल कंसंट्रेशन के ट्वाइस हो जाएगी। अगेन रेट लिखते हैं, यहाँ पे आपका रेट क्या होगा, रेट विल बी इक्वल टू, नया रेट क्या होगा, रेट डैश विल बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट, NO की कंसंट्रेशन डबल हो जाएगी, 2 ऑफ NO का स्क्वायर, O2 की भी डबल हो जाएगी, O2 का पावर 1। 2 का स्क्वायर यहाँ से बाहर आएगा और एक 2 उधर से बाहर आएगा, तो क्या आ जाएगा, 2 रेज टू पावर 2 इंटू में 2 रेट कांस्टेंट इंटू में NO की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, O2 की कंसंट्रेशन की पावर 1। ये क्या आ गया आपका नया रेट। ठीक है, अब देखो इनिशियल रेट क्या था अपना, रेट इज इक्वल टू K NO का स्क्वायर O2। ये वाला जो ये वाली टर्म है ये क्या है, इनिशियल रेट था ना, तो नए रेट को मैं क्या लिख सकती हूँ, न्यू रेट, रेट डैश विल बी इक्वल टू, यहाँ से ये फैक्टर आ जाएगा आपका 8 इंटू में ओरिजिनल रेट। दैट मीन्स जो आपका न्यू रेट है वो ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में कितना हो गया, इंक्रीज हो गया 8 के फैक्टर से। बस वही आपको चेक करना था। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन में बताया गया कि डिमिनिश टू 1/4, नहीं हमारा डिक्रीज नहीं हो रहा है। डिमिनिश टू 1/8, नो। सी ऑप्शन है इंक्रीज टू 8 टाइम ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, दिस इज अवर करेक्ट। हमारा रेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है विद द फैक्टर ऑफ 8 विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल रेट, दिस इज अवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, द टाइम फॉर द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रिएक्शन। कोई रिएक्शन है, A गिव्स अस प्रोडक्ट, इस रिएक्शन के लिए जो T हाफ है वो आपका कितना गिवन है, 1 आवर, व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज 2 मोल पर लीटर। कब है, जब आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन C0 कितनी है, 2.0 मोल पर लीटर। ओके, आपको क्या पूछा है, हाउ मच टाइम इट टेक्स फॉर इट्स कंसंट्रेशन टू डिक्रीज फ्रॉम, अगर हम इसकी कंसंट्रेशन को 0.5 से 0.25 तक लेके जाते हैं तो हमें कितना टाइम लगेगा। अगर ये रिएक्शन कैसी है, जीरो ऑर्डर है, रिएक्शन का ऑर्डर क्या दे दिया, जीरो ऑर्डर है, तो देखो A से P कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन है जिसका T हाफ 1 आवर है, जब उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन 2 मोल पर लीटर है, और हमें पूछा क्या है कि रिएक्शन को कितना टाइम लगेगा 0.5 से 0.25 जाने में। तो देखो हमें पता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक रिलेशन होता है रेट कांस्टेंट और T हाफ के बीच में। वो क्या होता है, रिलेशन को इधर देख लेते हैं पहले फॉर्मूले को, कि K विल बी इक्वल टू क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाई 2 इंटू में T हाफ। ठीक है,
इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन है, टी हाफ हमें गिवन है, दोनों को पुट करेंगे, क्या निकल के आएगा, रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट के विल बी इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 2 मोल पर लीटर डिवाइड बाई 2 इंटू में टी हाफ कितना है 1 आर। तो के कितना आ गया आपका 1। ओके, के की वैल्यू कितनी आ गई 1, और 1 किस टर्म में आएगी, मोल पर लीटर आर इनवर्स। ठीक है, ये आ गया आपकी रेट कांस्टेंट। अब देखो अगेन जीरो ऑर्डर के लिए रेट लॉ इक्वेशन क्या होती है कि रेट कांस्टेंट विल बी इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस में कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी डिवाइड बाई टी। ठीक है, अब देखो हमें क्या पूछा, हमें टाइम पूछा है 0.5 से 0.25 जाने में, तो हमें इनिशियल कितना गिवन है 0.5, कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी 0.25, रेट कांस्टेंट हम पहले वाले डेटा से निकाल चुके हैं, और हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है टी, तो टी को इधर ले जाएंगे, टी विल बी इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 0.5, कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई है 0.25 हो गई है, रेट कांस्टेंट था हमारा 1, तो यहाँ से कितना निकल के आएगा टी 0.25, और इसकी यूनिट क्या होगी आर। ओके, तो देखो कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट दिख रहा है, 4R इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, सी विल बी करेक्ट। ओके, आगे देखो डिकम्पोजिशन ऑफ N2O into N2NO in presence of gaseous argon follow second order kinetics with K is equals to this। ओके, कोई रिएक्शन हो रही है जिसमें आपको रेट कांस्टेंट के लिए इक्वेशन दे रखी है, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स e रेज टू पावर 29,000 K बाई टी। ओके, आपको ज्यादा कुछ नहीं देखना है, देखो ये रिएक्शन आपको किससे सिमिलर लग रही है, अरेनियस इक्वेशन से, तो उसको लिख देते हैं। अरेनियस इक्वेशन क्या होती है, K विल बी इक्वल टू A e रेज टू पावर माइनस के ई ए बाई आर टी। ठीक है, ये थी आपकी इक्वेशन जो गिवन है, ये आपकी रेफरेंस की इक्वेशन होगी। दोनों को कंपेयर करो, के कॉमन है, ए की वैल्यू क्या आ गई ये वाली, और e रेज टू पावर माइनस के ई ए बाई आर टी विल बी इक्वल टू दिस टर्म। कंपेयर कर देते हैं, कंपेयरिंग से आपको क्या मिलेगा कि e रेज टू पावर माइनस के, सीधा ही लिख लेते हैं, ई ए बाई आर टी विल बी इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस के 29,000 K बाई टी। यहाँ से देखो, यहाँ से आगे चलेंगे तो देखो e बेस में दोनों के e है, तो हम क्या लिख सकते हैं सीधे सीधे ई ए बाई आर टी will be equal to 29,000 by T। T से T कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या पूछा है एक्टिवेशन एनर्जी, EA की वैल्यू पूछी है, तो EA क्या आ जाएगा आपका, EA will be equal to 29,000 इंटू में R, R क्या है होगा आपका, R की वैल्यू क्या रख सकते हो 8.314, यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 241.106 किलोजूल पर मोल। ये वैल्यू पहले जूल में आएगी, फिर उसको क्या करना है किलोजूल में चेंज कर देना, क्योंकि ऑप्शन किस फॉर्म में है किलोजूल की फॉर्म में है। तो देखो कौन सा करेक्ट हो गया, करेक्ट हो गया आपका ऑप्शन बी, राइट, 241 किलोजूल पर मोल। बहुत सिंपल था, आपको सिर्फ अरेनियस इक्वेशन से कंपेयर करना था और आपका ई एक्टिवेशन निकल जाएगी। ओके, नाइन्थ क्वेश्चन में क्या है, बाईसाइक्लोहेक्सेन वाज फाउंड टू अंडरगो 2 पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रीअरेंजमेंट। ओके, आगे क्या गिवन है, एट 730 केल्विन द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन वाज दिस एंड फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल साइक्लोपेंटेन वाज दिस। पूछा क्या है, परसेंटेज ऑफ साइक्लोहेक्सेन। क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन में क्या गिवन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्ट आपका बाईसाइक्लोहेक्सेन है, ये क्या कर रहा है, ये 2 पैरेलल रिएक्शंस में जा रहा है कि एक टाइम पे ये बना रहा है एक प्रोडक्ट और उसी टाइम पे ये दूसरा साइड प्रोडक्ट भी बना रहा है। 2 प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, एक तो है आपका साइक्लोहेक्सेन और आपका एक और प्रोडक्ट है दैट इज योर मिथाइल साइक्लोपेंटेन, मिथाइल साइक्लोपेंटेन। ठीक है,
पैरेलल काइनेटिक्स से आपकी इस स्टेप के लिए जो रेट कांस्टेंट है लेट से वो है आपका K1 और कितना है 1.26 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकेंड इनवर्स, ये हो गया आपका K1। ठीक है, सेकंड स्टेप के लिए जो दूसरा स्टेप है इसके पैरेलल में चल रहा है, वो उसका रेट कांस्टेंट कितना है 3.8 इंटू 10⁻⁻⁵ सेकेंड इनवर्स। लेट्स से दिस इज योर K2। ओके, आपको K1 पता है, K2 पता है। उसके बाद आपको क्या पूछा है, परसेंटेज ऑफ साइक्लोहेक्सेन। देखो जब भी इस टाइप का कुछ सिनेरियो हो, दो रिएक्शन है कंपटीशन में चल रही है, आपको एक प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन निकालनी है, तो आपको क्या याद रखना है कि सबसे पहली चीज, जिस भी स्टेप का जिस भी प्रोडक्ट के लिए रेट कांस्टेंट ज़्यादा होगा उसकी परसेंटेज भी ज़्यादा होगी। और उसकी परसेंटेज निकलेगी कैसे, जैसे हमें निकालनी है परसेंटेज ऑफ साइक्लोहेक्सेन, तो हमें क्या देखना है, साइक्लोहेक्सेन के फॉर्मेशन वाला रेट कांस्टेंट कौन सा स्टेप से बन रहा है, वो K1 वाले से, डिवाइड बाई ओवरऑल रेट कांस्टेंट K1 प्लस में K2 इनटू में 100 फॉर द परसेंटेज। ठीक है, K1 की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। K1 कितना है 1.26 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइड बाई 1.26 प्लस में K2 कितना है, इसको भी 10⁻⁻⁴ में चेंज कर लेंगे, 0.38 लिख के इंटू 10⁻⁻⁴ परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाई 100। 10⁻⁴ से 10⁻⁴ कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस वैल्यू को जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका क्लोज टू 77%। ओके, तो इसमें क्या था, एक प्रोडक्ट की परसेंटेज निकालनी थी तो हमने कर दिया K1 डिवाइड बाई K1 प्लस में K2। इन केस आपको पूछा होता परसेंटेज ऑफ मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो आप क्या करते, अगर हमें पूछा होता मिथाइल साइक्लोपेंटेन की परसेंटेज, तो हम क्या करते, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रेट कांस्टेंट क्या है K2 डिवाइड बाई ओवरऑल कितना होगा वही K1 प्लस में K2 मल्टीप्लाई बाई 100। तो किसी का भी पूछा हो आपको सिर्फ इस टाइप से निकालना है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है आपका, रिएक्शन दे रखी है A प्लस में B प्लस में C, हमें दे रहा है प्रोडक्ट। अब देखो हमें ना 3 डेटा गिवन है, क्या पहला डेटा क्या कह रहा है, पहले डेटा में क्या बोला गया है हमें कि कॉन्सेंट्रेशन हमने चेंज किया, कभी A की चेंज किया, कभी B की चेंज किया, कभी C की चेंज किया है, और हमने क्या देखा है, हमने रेट पे इफेक्ट देखा है। कंडीशन क्या रखी है, जब हम A की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं तो हमने B और C की कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट रखी है, तो हमने देखा है कि रेट पे कितना चेंज आ रहा है। अगले स्टेप में हमने क्या किया, हमने B की कॉन्सेंट्रेशन को वेरी किया और A और C को कॉन्स्टेंट रखा। उससे आगे हमने क्या किया, A और B की कॉन्सेंट्रेशन को कॉन्स्टेंट रखा और C को वेरी किया, तब हमने रेट पे इफेक्ट देखा। तो देखो कॉन्सेंट्रेशन, और इधर लिख लेते हैं रेट में कितना चेंज आ रहा है, रेट। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास 3 रिएक्टेंट है A, B एंड C। ओके, देखो सबसे पहला डेटा क्या कह रहा है, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज डबल कीपिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B एंड C कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम डबल। इसका क्या मतलब है, हमने A की कॉन्सेंट्रेशन को 2 टाइम किया, B और C को इंटैक्ट रखा, जो मेरा रेट है वो क्या हो गया, 2 टाइम हो गया, डबल हो गया। इसका क्या मतलब है, जो मेरा रेट है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है A की कॉन्सेंट्रेशन पे। A की कॉन्सेंट्रेशन डबल हुई है तो रेट भी मेरा डबल हो गया, अगर मैं ट्रिपल करती तो ये ट्रिपल हो जाता। इसका मतलब क्या है, मेरा पहला जो डेटा है वो क्या सजेस्ट कर रहा है, रेट मेरा डिपेंड कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर 1। दैट मीन्स जो A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है ना, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या बोला है, B की कंसंट्रेशन को हाफ किया है, कीपिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड C कांस्टेंट। B की कॉन्सेंट्रेशन 1/2 होगी, 1/2 टाइम, ये अगेन हमने A और C को क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। रेट क्या है, अनअफेक्टेड, नो चेंज, नो चेंज। ये क्या सजेस्ट कर रहा है, ये बता रहा है कि B की कॉन्सेंट्रेशन का कोई रिलेशन ही नहीं है रेट के साथ। दैट मीन्स B की कॉन्सेंट्रेशन में जितना मर्जी चेंज आए रेट अफेक्ट नहीं होगा। रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। इसका क्या मतलब है, जो ऑर्डर है ना
विद रिस्पेक्ट टू बी कितना है आपका, वो है 0, कि बी का तो इफेक्ट ही नहीं हो रहा। आगे देखते हैं, ये हो गया आपका फर्स्ट डेटा, ये हो गया सेकंड डेटा। थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या कह रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इज मेड 1.5 टाइम, सी के नीचे लिख देंगे 1.5 टाइम्स। ओके, कीपिंग, अब इसमें कीपिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी कांस्टेंट, अब हमने क्या रखा है, ए और बी को कांस्टेंट रखा है। तब क्या हुआ है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपका 2.25 टाइम्स हो गया है। देखो ये जो 2.25 टाइम है ना, ये एग्जैक्टली क्या है, ये स्क्वायर है 1.5 का। सी की कॉन्सेंट्रेशन 1.5 टाइम हुई तो रेट उसके स्क्वायर से इंक्रीज हो गया। दैट मीन्स रेट है जो आपका वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है सी के कॉन्सेंट्रेशन के स्क्वायर पे। इसका क्या मतलब है, ये तो टेबल होगी आपकी, ठीक है। इसका क्या मतलब है, जो ऑर्डर है आपका, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू सी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, ओवरऑल ऑर्डर, तो ओवरऑल जो ऑर्डर होगा वो क्या हो गया, तीनों के रिस्पेक्ट के ऑर्डर का सम होगा। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए कितना था आपका 1, बी के रिस्पेक्ट में 0 आया, सी के रिस्पेक्ट में 2 आया, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया आपका 3 हो गया। बैक देखते हैं, ऑर्डर क्या होगा रिएक्शन का 3 ना, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। तो इसमें क्या था, तीनों डेटा के हिसाब से हमने सजेशन निकाले और उन तीनों को ऐड कर दिया। दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।